दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। हवाई रेल यातायात पर इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। घना कोहरा दिल्ली एनसीआर में लगातार छाया हुआ है और ज्यादातर जो इलाके हैं वो इस वक्त कोहरे की चादर में ढके हुए नजर आ रहे हैं। विजिबिलिटी बेहद कम हो गई, जिसकी वजह से रोड पर चलना लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। और अगर हम बात करें रेल यातायात की, हवाई यातायात की, तो यहां पर यात्रियों को जरूर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो ट्रेन्स हैं वो अपने निर्धारित समय से या तो लेट चल रही हैं, कुछ ट्रेनों को रद्द भी करना पड़ सकता है, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। तो वहीं अगर हवाई यातायात की बात करें तो कई फ्लाइट्स की उड़ान में इस वक्त देरी भी देखने को मिल रही है। तो ठंड और घने कोहरे ने हालात बेहद यहां पर जो गंभीर हैं बना दिए हैं। गिरता हुआ पारा कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी को बढ़ाता हुआ। तो वहीं एक और यहां पर जो परेशानी है वो लगातार छाए हुए घने कोहरे की है। लोग हेडलाइट्स और पार्किंग लाइट्स और फॉग लाइट्स ऑन करके गाड़ियों की जो रफ्तार है वो यहां पर धीमी करते हुए सड़कों पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। विजिबिलिटी कई स्थानों पर बेहद कम हो चुकी है। कुछ मीटर से आगे तो कुछ भी दिखना बेहद मुश्किल, 50 से 100 मीटर भी बड़ी मुश्किल से लोगों को इस वक्त दिख रहा है। क्योंकि दिल्ली एनसीआर की बात करें, जो प्रमुख सड़कें हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, हाईवेज हैं, फ्लाईओवर्स हैं, इस वक्त घने कोहरे की धुंध में ढके हुए छाए हुए नजर आ रहे हैं। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें, महाराष्ट्र में एक बार फिर से बीजेपी का परचम लहरा रहा है। नगर पालिका चुनाव में महायुति की बम्पर जीत हुई है और 29 नगर पालिका में 25 में भारी जीत हासिल की है बीजेपी ने। 25 नगर पालिका में बीजेपी गठबंधन का मेयर बनेगा। बीजेपी गठबंधन ने यह बड़ी जीत हासिल की है। इस बीच देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह विकास की जीत है, पीएम मोदी के विजन की जीत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कहीं ना कहीं लोगों के मन में भरोसा है वो और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया है और महाराष्ट्र पीएम मोदी पर बहुत भरोसा करता है, देवेंद्र फडणवीस ने कहा। तो वहीं इस जीत के बाद एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुंबई को दुनिया का नंबर 1 शहर बनाएंगे। तो मुंबई को दुनिया का नंबर 1 शहर बनाने की बात एकनाथ शिंदे ने कही है। तो वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री को लेकर जो भरोसा है वो महाराष्ट्र की जनता का देखने को मिला है, बढ़ा है और साथ ही 29 नगर पालिका में 25 में भारी जो जीत है वो बीजेपी गठबंधन ने दर्ज की है। बीजेपी गठबंधन का ही मेयर बनेगा और फडणवीस ने कहा कि यह विकास की बड़ी जीत है। बीएमसी में हुई बम्पर जीत के असली हीरो रहे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिनकी सटीक और सधी हुई रणनीति ने न सिर्फ विपक्ष को चारे खानों चित किया बल्कि टिकट बंटवारे से ही जीत की बुनियाद रख दी। मीडिया से बात करते हुए सीएम फडणवीस ने इसे महाराष्ट्र की जनता की जीत बताया। ये जो विजय है महाराष्ट्र की जनता का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है उस विश्वास की यह विजय है। हम लोग ये संकल्प करते हैं कि इस महाविजय के बाद हम सभी लोग महाराष्ट्र के एक एक नगर को यहां पर उसकी सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। प्रचंड जीत के असली गेम चेंजर डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे भी रहे, जिन्होंने मराठी मानुष का झंडा बुलंद कर पूरी बाजी ही पलट दी। पार्टी ने न सिर्फ अपना प्रदर्शन बेहतर किया बल्कि ठाकरे बंधुओं को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मुंबई वासी जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूं। ये एक बहुत बड़ी जीत मुंबई वासियों ने शिवसेना भाजपा गठबंधन को दी हुई है। मुंबई वासी पूरी तरह इस चुनाव में डेवलपमेंट के बाजू से रहे और इसीलिए इस चुनाव में डेवलपमेंट को स्वीकारा है और एंटी डेवलपमेंट को नकारा है। अब मुंबई का मेयर बीजेपी का होगा या फिर शिवसेना शिंदे गुट का, इस पर चिंतन शुरू हो गया है। हो सकता है अगले 2 दिन इस पर तस्वीर साफ हो जाए। तो वहीं महाराष्ट्र में मिली जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है। महाराष्ट्र ने एनडीए का समर्थन किया, कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए बधाई दी है और कहा है कि महाराष्ट्र ने एनडीए का समर्थन किया है। वो पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। उन्होंने लिखा कि एनडीए के एजेंडे को आशीर्वाद मिला, लोगों के साथ एनडीए का रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हुआ है, गहरा हुआ है।
विकास का विजन लोगों को पसंद आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर महाराष्ट्र में मिली जीत के बाद यह पोस्ट किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि महाराष्ट्र में एनडीए को एक बड़ी जीत मिली है, एनडीए का समर्थन मिला है, साथ मिला है लोगों के साथ। एनडीए का रिश्ता और भी ज्यादा गहरा हुआ है, मजबूत हुआ है और जो विकास का विजन है वो लोगों को पसंद आया है। तो महाराष्ट्र में एक बड़ी जीत बीजेपी गठबंधन की हुई है। उसके बाद से लगातार बीजेपी के मुख्यालय में जो जश्न का माहौल है वो देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनमें खुशी की लहर है 30 साल के बाद, क्योंकि बीजेपी का जो मेयर है वो बनने जा रहा है। देखिए, बीएमसी में बीजेपी गठबंधन की भारी जीत हुई है और बीएमसी से ठाकरे बंधु का वर्चस्व खत्म हो गया है और 30 साल के बाद बीजेपी का मेयर बनेगा बीएमसी में और इसके सभी 227 सीट के नतीजे घोषित हो गए हैं। बीजेपी गठबंधन को 118 सीटों पर जीत मिली है। शिवसेना, ठाकरे गुट और एमएनएस को 72 सीटें मिली हैं, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को 24 सीटें मिली है। एनसीपी को मात्र 3 सीटें मिली है, अन्य के खाते में 10 सीटें गई हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, 227 सीटों के जो सभी सीटों के जो नतीजे हैं वो घोषित हो गए हैं बीएमसी के और बीजेपी गठबंधन को 118 सीटें मिली है, तो वहीं शिवसेना, ठाकरे गुट और एमएनएस को 72 सीटें मिली है। एक बड़ी जीत यहां पर बीजेपी गठबंधन को मिली है। सबसे ज्यादा सीटें 118 सीटों पर काबिज बीजेपी गठबंधन। एनसीपी को 3 और अन्य के खाते में मात्र 10 सीटें। अब देखिए, बीएमसी चुनाव में मिली जीत से जहां बीजेपी गदगद है, तो वहीं ये नतीजा उद्धव गुट की शिवसेना के लिए किसी झटके से कम नहीं है और अपनी इस हार को लेकर शिवसेना उद्धव गुट ने एकनाथ शिंदे पर बड़ा हमला बोला है और शिंदे की तुलना जयचंद से की है। शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से एकनाथ शिंदे पर यह निशाना संजय राउत ने बोला है, जिन्होंने एक्स पर लिखा कि अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना का जयचंद नहीं बनते तो मुंबई में बीजेपी का मेयर कभी नहीं बनता। मराठी जनता शिंदे को जयचंद के तौर पर याद रखेगी। बता दें कि पहली बार मुंबई में बीजेपी का मेयर बनने जा रहा है और यह उद्धव गुट की शिवसेना के लिए सबसे बड़ी हार है, लेकिन संजय राउत इसके लिए शिंदे को जिम्मेदार बता रहे हैं। संजय राउत यहीं नहीं रुके, उन्होंने अपनी पार्टी और अपने गठबंधन की हार के लिए फिर एक बार ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा। काउंटिंग के समय भी ईवीएम में गड़बड़ है, दिख रही है, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि बैलेट पेपर पर आइए। लेकिन मुंबई में अब तक पूरा युद्ध खत्म नहीं हुआ है, अभी भी ईवीएम पर अभी भी गड़बड़ है और गड़बड़ कल भी थी वोटिंग के समय और अब काउंटिंग के समय भी ईवीएम में गड़बड़ है। बता दें कि बीएमसी समेत 29 नगर निगमों की इस चुनावी लड़ाई में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति की बम्पर जीत हुई है, वहीं जिसके सामने ठाकरे ब्रदर्स का गठजोड़ सुपर फ्लॉप साबित हुआ। एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी का भी दमखम देखने को मिला है। मालेगांव में ओवैसी बने किंग मेकर। 29 नगर निगमों में एआईएमआईएम 95 सीटें जीती है। पार्टी नेता शोएब जमई ने तंज कसा है, अबू आजमी और इमरान प्रतापगढ़ी पर निशाना साधा है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, लगातार एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अलग अलग इलाकों में जाकर पार्टी का प्रचार प्रसार भी कर रहे थे और उनको एक बड़ी जीत यहां पर कहीं ना कहीं मिली। एक अच्छा प्रदर्शन उनकी पार्टी ने किया है, क्योंकि संभाजी नगर में और मालेगांव में ओवैसी किंग मेकर की भूमिका में अब नजर आ रही हैं। 29 नगर निगमों में एआईएमआईएम 95 सीटों पर जीती है। पार्टी नेता शोएब जमई ने तंज भी कसा और अबू आजमी और इमरान प्रतापगढ़ी पर तंज कसते हुए निशाना भी साधा है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगातार संभाजी नगर हो, मालेगांव हो, इन इलाकों में जाकर वो लगातार लोगों से बात कर रहे थे, उनकी समस्याएं सुन रहे थे, पार्टी का प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए थे और एक अच्छा प्रदर्शन ओवैसी की पार्टी का दम यहां पर कहीं ना कहीं देखने को मिला है। मालेगांव में और संभाजी नगर में ओवैसी किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रही है, क्योंकि 29 नगर निगमों में एआईएमआईएम 95 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। तो वहीं पार्टी नेता शोएब जमई ने तंज भी कसा।
आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे ईरान की, जहां के हालातों पर विदेश मंत्रालय का बयान आया है सामने। ईरान के हालात पर भारत की नजर है, ये कहना है एमईए का। तो वहीं भारतीय दूतावास की तरफ से भी पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई थी, जो ईरान में लोग रह रहे हैं उनके लिए एडवाइजरी भी जारी की गई थी। तो वहीं अब विदेश मंत्रालय का ये बयान आ गया है सामने। कहा है कि ईरान में भारत के लगभग 9,000 नागरिक मौजूद हैं और वापस आने वाले भारतीयों को देश लाया जा रहा है। ईरान से भारतीयों का लौटने का सिलसिला जारी है। भारत लौटे भारतीयों ने प्रधानमंत्री को थैंक यू भी कहा है। दिसंबर 2025 से लगातार ईरान में जो हालात है बद से बदतर होते चले गए। कई जगह पर आगजनी हुई है, भयंकर विरोध प्रदर्शन हुआ है और उसी विरोध की आग में ईरान के लगभग सभी प्रांत जल उठे और वहां पर इंटरनेट सेवाएं, कम्युनिकेशन के जो माध्यम है, सब अब इस वक्त ब्लैकआउट है। इस बीच विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बयान जारी किया गया। जैसे ही फ्लाइट नई दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुई, यात्रियों ने राहत की सांस ली, क्योंकि जिस तरह के हालात इन लोगों ने ईरान में देखे हैं, इन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि ये अपने वतन, अपने घर वापस लौट पाएंगे। 10 दिन से इंटरनेट नहीं है, कॉलिंग्स नहीं है, कुछ नहीं है, नेटवर्क पूरा बंद कर दिया है। उसके लिए डर लग के हम आ गए रिटर्न। कोई परेशानी नहीं, किसी को कोई पाबंदी नहीं थी, कहीं भी आने की जाने की कोई रोक टोक कुछ नहीं। दरअसल ईरान में इंटरनेट बंद है, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में ये लोग अपनों से बात भी नहीं कर पा रहे थे। मुश्किल हालात में जब ये लोग अपने घर लौटे तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ईरान से दिल्ली में 2 फ्लाइट आई, जिसमें पहली फ्लाइट रात 12:15 पर महन एयरवेज की थी। वहीं दूसरी फ्लाइट रात 2:40 पर लैंड हुई। हालांकि इसे रेगुलर कमर्शियल फ्लाइट ही कहा जा रहा है, लेकिन ईरान में हिंसा और हालात बिगड़ने के बाद ये भारत आने वाली पहली नियमित फ्लाइट थी। बता दें कि ईरान में करीब 10,000 भारतीय रह रहे हैं और भारत सरकार की कोशिश अपने हर एक नागरिक को सुरक्षित लाने की है, क्योंकि जिस तरह के हालात ईरान में हैं, वहां कुछ भी हो सकता है। लगातार हिंसा भड़क रही है। अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ईरान के सभी 180 शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं और हिंसा में 2,500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी खतरे को और बढ़ा रही है। और एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, संगीतकार ए.आर. रहमान के बयान पर विवाद हो रहा है। लगातार जो प्रतिक्रियाएं वो सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान दरअसल ए.आर. रहमान ने एक बयान दिया। कहा कि मुझे बॉलीवुड में 8 साल में काम मिलना कम हुआ। साथ ही रहमान ने कहा कि सत्ता का बदलाव रचनात्मक नहीं रहा। रहमान के बयान को विपक्ष का समर्थन भी मिल रहा है। बीजेपी नेताओं ने रहमान के बयान पर सवाल खड़े किए। दरअसल ए.आर. रहमान ने एक मीडिया संस्थान को इंटरव्यू देते हुए कहा कि बीते 8 साल से उन्हें बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो गया है। अब रहमान का ये बयान सियासी कॉरिडोर में चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं ए.आर. रहमान का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। आर्ट के लिए, म्यूजिक के लिए, कल्चर के लिए किसी को भेदभाव की नजर से नहीं देखना चाहिए। ए.आर. रहमान साहब एक बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर है, इंटरनेशनली वेल नोन अक्लेम्ड एक म्यूजिक कंपोजर है। अगर उन्होंने ये बात कही है तो वाकई में सोचने वाली बात है। हम तो यही बोल रहे हैं कि जब से देखो 10-12 साल हो गए बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई है, एक ही चीज देखा जा रहा है कि वो नफरत फैला रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है। ऐसा है कि ए.आर. रहमान बहुत ही बड़े म्यूजिशियन है, उनको इस तरह की तकलीफ होती होगी जस्ट फॉर बिकॉज ही इज ए मुस्लिम। तो मेरे ख्याल से ये बहुत दुख की बात है। वहीं बीजेपी और उसके सहयोगी दल ए.आर. रहमान के दिए बयान पर हमलावर हैं, जिनकी माने तो परिस्थितियां जैसी कल थी वैसी ही आज है। कुछ आदमी जो है ना, माथा में सबको कीड़ा घुस जाता है, हिंदू मुस्लिम ये सब बात बोलने का। ऐसी कोई बात नहीं है। इस देश में सबका साथ, सबका विकास। जब ए.आर. रहमान जी को बड़ी बड़ी फिल्में, बड़े बड़े गाने वो किया करते थे, वो परिस्थिति आज भी है, वही परिस्थिति पहले भी थी। तो इस तरह से कहना, अपने आप को विक्टिमाइज करना सरासर गलत है। बता दें कि नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही रणवीर कपूर स्टारर रामायण इसी साल के आखिर में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का म्यूजिक ए.आर. रहमान ने ही दिया है, लेकिन जिस अंदाज में ए.आर. रहमान ने बीते 8 साल का जिक्र किया है, उसने सियासी तपिश बढ़ा दी है। और एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिया है बड़ा बयान। कहा है कि भारत में आंच आई तो हिंदू देंगे जवाब। साथ ही मोहन भागवत ने कहा कि हर घटना का जवाब
हिंदुओं को देना होगा। हिंदू समाज का चरित्र ही भारत की असली पहचान है। मोहन भागवत ने यह बड़ा बयान दिया है। एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में अगर आंच आई तो हिंदू जवाब देंगे। हर घटना का जवाब हिंदुओं को देना होगा, क्योंकि हिंदू समाज का चरित्र ही भारत की असली पहचान है। और आइए अब बात करेंगे राजस्थान की, जहां की अलवर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर दो गाड़ियों के बीच ऐसी जबरदस्त टक्कर हुई कि हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि एक कार इतनी तेज रफ्तार में थी कि अपना कंट्रोल नहीं रख पाई और अलवर की तरफ से ककराली की ओर जा रही दूसरी कार को उसने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि दूसरी कार बुरी तरह पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसे स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। इस हादसे से आसपास हड़कंप मच गया। बता दें कि इससे पहले भी इस जगह एक हादसा हुआ था, जिसमें एक थार की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं दूसरी बार हुई इस सड़क दुर्घटना से स्थानीय लोग आक्रोश में हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी हुआ ये बड़ा अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल और असम के दौरे पर रहेंगे। चुनावी राज्यों में पीएम का ये 2 दिवसीय दौरा होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल में कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही साथ पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। असम भी पहुंचेंगे, जहां पर कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल और असम का ये दौरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिनों का दौरा ये होने जा रहा है, जहां पश्चिम बंगाल में कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। कई करोड़ की जो सौगात है वो पश्चिम बंगाल को मिलने जा रही है। 3,250 करोड़ रुपए की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल को। सड़क परियोजनाओं का भी पश्चिम बंगाल में शिलान्यास किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। साथ ही पहली स्लीपर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वहीं 4 रेल परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। तो मिशन बंगाल, पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है और ऐसे में प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है बेहद जरूरी माना जा रहा है। न्यू जलपाईगुड़ी में नया गुड्स शेड भी बनेगा, साथ ही सिलीगुड़ी लोकल शेड का विस्तार भी होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, न्यू कोच बिहार बमनहाट लाइन का उद्घाटन भी होगा। 7 नई अमृत भारत ट्रेन की शुरुआत भी की जाएगी। तो 3,250 करोड़ रुपए की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सिंगूर में 830 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन असम, क्या कुछ असम के कार्यक्रम है वो भी हम आपको बता दें। गुवाहाटी में बागुरुम्बा दोहो कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 10,000 कलाकार यहां पर नृत्य पेश करने वाले हैं। 6,950 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री कल पश्चिम बंगाल के सिंगूर पहुंचेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे से पहले ही टीएमसी यहां पर कार्यक्रम कर सकती है। और इस बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इन कार्यक्रमों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि चुनाव के दौरान ही विकास की बातें आखिर क्यों होती हैं। पश्चिम बंगाल में आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसके पहले सियासी पारा यहां पर हाई है। पश्चिम बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और कल वो सिंगूर जाएंगे, जहां पर टीएमसी का ये कार्यक्रम है कि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले ही सिंगूर में वो एक कार्यक्रम करें। ये टीएमसी का पूरा प्लान है, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कहा है कि चुनाव के दौरान ही विकास की बातें क्यों होती हैं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां के बिजनौर में एक कुत्ता इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी वजह है कि कुत्ते का रहस्यमय व्यवहार, क्योंकि कुत्ता पिछले 4 दिन से हनुमान जी की मूर्ति की परिक्रमा लगा रहा था, लेकिन अब वो कुत्ता शांत होकर एक ही स्थान पर बैठ गया है, जिसे श्रद्धालु दैवीय चमत्कार मान रहे हैं और कुत्ते के पैरों में माथा टेककर उस पर पैसे चढ़ा रहे हैं। कुत्ते को पूजने और उसके आगे माथा टेकने वाले श्रद्धालुओं की लाइन लगी है। आलम यह है कि कुत्ते के दैवीय होने की बात दूर दराज गांव तक फैल चुकी है, जिससे बड़ी संख्या में लोग कुत्ते के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और रोड पे घूम फिर के फिर यहाँ आ गए, यहाँ गोल गोल चक्कर लगाया अंदर बरामदे में, फिर यहाँ लगाने लगे जितना के 4 तरफ। और ये इन्होंने खाने में दूध दिया एक दिन, जब से ऐसी है। अब क्या कर रहे हैं ये? अब आराम में लेटे हुए हैं। ये पूरा मामला नगीना तहसील के नंदपुर गांव के प्राचीन मंदिर का है, लेकिन जैसे ही खबर फैली
कि परिक्रमा लगाने वाला कुत्ता कुछ खा नहीं रहा है, तो उसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। मंदिर के आसपास मेला लग गया। श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। कोई कुत्ते को दैवीय बता रहा है तो कोई काल भैरव का अवतार। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये कुत्ता बीमार है, उसने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। पशु चिकित्सक की टीम ने कुत्ते का चेकअप किया, उसे ड्रिप चढ़ाई जा रही है। इसके शरीर में पानी की कमी हो रही है, खाना ये नहीं खा रहा है, इसलिए फ्रूट थेरेपी हमने इसे दी है, जिससे कुछ दवाइयाँ दी हैं जिससे इसकी भूख आए और डिहाइड्रेशन ना हो, जिससे डिहाइड्रेशन होने की वजह से इसकी जान को खतरा हो सकता है। मंदिर में उमड़ती भीड़ को देखकर अब वहां रौनक बढ़ गई है। लोग न केवल दर्शन करने आ रहे हैं, बल्कि इस अनोखे दृश्य को अपनी आंखों में कैद करने और कुत्ते का आशीर्वाद लेने के लिए घंटों इंतजार कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए मंदिर के बाहर छोटे व्यापारियों ने अपनी दुकानें सजा ली हैं। जहां एक तरफ लोग इसे भक्ति का प्रतीक बताते हैं, वहीं कुछ लोग कुत्ते को बीमार बता रहे हैं। इसके बावजूद मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ कम नहीं हो रही है। कुत्ता अब इस इलाके में जिज्ञासा और श्रद्धा का एक बड़ा प्रतीक बन चुका है। और बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय वायुसेना को अब और भी मजबूती मिलने जा रही है। भारत में ही बनाए जाएंगे राफेल लड़ाकू विमान। ये बड़ी जानकारी। रक्षा मंत्रालय ने राफेल लड़ाकू विमान बनाने की मंजूरी दे दी है। भारत फ्रांस से खरीदेगा 114 राफेल लड़ाकू विमान। फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने की मंजूरी जो है वो मिल गई है। ऐसे में मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही राफेल बनाए जाएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत दौरे पर यह समझौता होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट्स खरीदने की जो मंजूरी है वो भी मिल गई है। मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही राफेल बनाए जाएंगे। और आइए बात करेंगे अब राजस्थान की, जहां की अजमेर में एक वायरल वीडियो ने महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की गोपनीयता और विश्वसनीयता पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वायरल वीडियो सामने आया है जिसमें बच्चे ही छात्रों की उत्तर पुस्तिका की जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। जो वायरल वीडियो सामने आया है उसमें एक युवक और युवती जो विद्यार्थी जैसे लग रहे हैं, एक दो नहीं बल्कि कई उत्तर पुस्तिकाओं को चेक कर रहे हैं और बाकायदा वीडियो भी शूट कर रहे हैं। देश बहुत सुंदर है, इसके लिए ये कहना सरल है कि ये देश बहुत सुंदर है। इसमें अभी भी बहुत सुंदर जगह है और देखनी नहीं देखी है मैंने। ये पूरा मामला बीए फर्स्ट ईयर के दूसरे सेमेस्टर के इतिहास विषय की कॉपियों से जुड़ा हुआ है। इन विद्यार्थियों के पास पूरा का पूरा बंडल रखा हुआ है और वो एक ग्रुप में इन उत्तर पुस्तिकाओं को चेक करते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही इन कॉपियों पर परीक्षा की तारीख, विषय और यूनिवर्सिटी का लोगो साफ देखा जा सकता है। इस वायरल वीडियो में ये छात्रों के आंसर लिखने के तरीके, उनकी हैंडराइटिंग और पढ़ाई के स्तर को भी बता रहे हैं। अगर बोला है कि एनी 5 तो आप एनी 5 क्वेश्चन ही करें। आप अगर 5 के बाद में भी करोगे, जैसे कि इसने 5 बोला था और इसने पूरे 10 क्वेश्चन कर दिए, तो इसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। कैसी राइटिंग यार, समझ में भी नहीं आ रहा है क्या लिख रखा है इन्होंने। मैं इसमें क्या नंबर दूं, मेरे को बताओ भाई। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन देखो, कुछ भी नहीं लिखा इसने। आश्चर्य की बात यह है कि वीडियो में कॉपी जांच रहे स्टूडेंट जिन प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं वो सवाल प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं। अलग हिस्ट्री की भी कॉपीज है जिसमें हमने कुछ नोटिस किया, हम आपको बताते हैं। मतलब चीटिंग लेवल। रोल नंबर 35 से मैं नोटबुक चेक कर रहा हूँ, 35 से लेकर अभी मैं 95 तक पहुंचा हूँ, सबका सेम है। जब इस मामले पर एमडीएस यूनिवर्सिटी के कुलगुरु सुरेश कुमार अग्रवाल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वीडियो के मामले में जानकारी मिली है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। खामी तो पता करना पड़ेगा ना, सत्यता क्या है, उसके लिए सत्यता का पता करना पड़ेगा कि खामी कहाँ रही और वास्तव में खामी है कि नहीं है। बात करेंगे लखनऊ की, जहां के हुसैनाबाद में अवैध निर्माण का मामला अब तूल पकड़ता ही जा रहा है। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने प्रशासन को 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया है, साथ ही बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। जब शिया धर्मगुरु इस पूरे इलाके का जायजा लेने पहुंचे तो उनके तेवर ये बता रहे थे कि इस बार वो आर पार के मूड में हैं। सीधे तौर पर उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि अगर 2 दिनों में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। यहाँ पर प्रदर्शन होगा, यहाँ पर जो हम रॉयल फैमिली वाली से सबसे गुजारिश करते हैं इस प्रदर्शन में हमारे साथ पूरी तरह शरीक हो। उनका जो प्रदर्शन होगा हम शरीक होंगे, तो हमारा उसमें हमारा कहना है। मौलाना कल्बे जवाद ने हुसैनाबाद ट्रस्ट की आमदनी और खर्चे को लेकर भी सवाल उठाए। आरोप लगाया कि ट्रस्ट की कमाई का एक भी पैसा इलाके के विकास पर खर्च नहीं किया जाता।
उनके साथ कई दूसरे धर्मगुरु और वकील भी मौके पर मौजूद थे। आपने क्यों खर्च किया पराए माल पर? हम जाके रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाकर अपना घर बना दे, कहता था 5 लाख खर्च हो गए हमारे, तो हमारे हक हाजिर प्लेटफॉर्म पर जाकर अपना घर बनाए। आपने बनाइए क्यों यहाँ के ऊपर आपके खर्च हो गए? मौलाना के आरोपों को सही माने तो लजीज गली का पूरा इलाका अवैध निर्माण की चपेट में है और वो समय समय पर इसके खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। और आज मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। बड़ी खबर आपको बता दें, इंदौर में जल प्रदूषण से प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। दूषित पानी पीने से मारे गए लोगों के परिजनों से राहुल गांधी मिलेंगे। बॉम्बे अस्पताल में भर्ती मरीजों का हाल भी राहुल गांधी जानेंगे। राहुल के दौरे को लेकर अलर्ट पर है प्रशासन, तैयारियां यहां पर पुख्ता कर ली गई हैं। बता दें कि इंदौर में गंदा पानी पीने की वजह से कई लोगों की मौत का मामला सामने आया था। सियासत भी इस पर खूब हुई। यहां पर जो लोग मारे गए हैं, जिनकी गंदे पानी पीने की वजह से मौत हुई है, उनके परिजनों से आज मुलाकात करने के लिए इंदौर पहुंचेंगे राहुल गांधी। और दूषित पानी पीने से मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। साथ ही बॉम्बे अस्पताल में इस वक्त जिन मरीजों का इलाज चल रहा है, उनसे भी मुलाकात कर उनका हाल जानेंगे। राहुल के दौरे को लेकर अलर्ट पर है प्रशासन। तो वहीं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में शादी के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया। यहां पर एक महिला शादी के बाद पत्नी बनकर आई और 20 दिन बाद ही घर का सारा सामान लेकर रफू चक्कर हो गई। लूट की ये कहानी भले ही फिल्मी थी, लेकिन इसके सारे किरदार असली थे। दरअसल कुछ महीनों पहले मधु विश्वकर्मा की पहली पत्नी का निधन हो गया और उसके बाद वो दूसरी शादी की प्लानिंग कर रहे थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात बलराम नाम के शख्स से हुई, जिसने उन्हें शादी का झांसा दिया और संध्या नाम की युवती से शादी भी करा दी। शादी के नाम पर मधु से भी 10,000 रुपए लिए गए, लेकिन 20 दिनों बाद ही संध्या ने अपने असली बॉयफ्रेंड को अपना छोटा भाई बताकर घर बुलाया और रात में परिजनों को नशीला पदार्थ खिलाकर गाड़ी, सोने की चेन और 25,000 नगद लेकर फरार हो गए। ठगने का प्लान बनाया और उससे इस महिला को मिलाकर जो है 10,000 रुपए इनसे ठगने के ले लिए महिला दिलाने के नाम पर, और महिला को जो है इसके घर में भिजवा दिया। हालांकि मुख्य आरोपी महिला का प्रेमी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। दहशत इस कदर यहां पर बढ़ गई है कि बच्चे और बुजुर्ग घर से निकलने में डर रहे हैं। आवारा कुत्तों का खौफ ऐसा कि सड़क तो छोड़िए, सोसाइटी में भी चलना मुश्किल हो गया। तस्वीरें गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन के गुलमोहर गार्डन सोसाइटी की, जहां आवारा कुत्तों के झुंड ने एक युवक पर हमला बोल दिया। 27 साल का शशांक भागा, कुत्ते पीछे भागे, ऐसा लगा जैसे कच्चा चबा जाएंगे। गनीमत ये रही कि शशांक कुत्तों के हमले से बच गए, लेकिन ये आवारा कुत्ते सोसाइटी में कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर दामाद के स्वागत सत्कार के लिए कई किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन आंध्र प्रदेश में दामाद जी की ऐसी मेहमान नवाजी हुई जिसे देखकर आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा। दामाद जी घर आए और उनकी खातिरदारी में सासू माँ ने 158 व्यंजन परोसे। कोई ऐसा आइटम नहीं था जो मेन्यू में ना हो। खाने की टेबल पर इतने प्रकार के व्यंजन देखकर दामाद जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। तस्वीरें आंध्र प्रदेश के तेनाली शहर की। मौका था मकर संक्रांति का, बेटी और दामाद की शादी के बाद पहला बड़ा त्योहार। इसीलिए वंदनपुर मुरली कृष्ण दंपति ने अपने दामाद श्रीदत्त की मेहमान नवाजी के लिए टेबल को व्यंजनों से भर दिया और बड़े प्यार से अपने दामाद को खाना खिलाया। खातिरदारी हो तो ऐसी, आ गया ना मुंह में पानी। आज सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना होने जा रही है। मोतिहारी के रामायण मंदिर में स्थापना होगी और 1 लाख से ज्यादा शिव भक्तों के पहुंचने की संभावना व्यक्त की जा रही है। सीएम नीतीश भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। चप्पे चप्पे पर अलर्ट और सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, बिहार में आज सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना होगी। मोतिहारी के रामायण मंदिर में स्थापित होगा सबसे बड़ा शिवलिंग। 1 लाख से अधिक शिव भक्तों के पहुंचने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है।
सीएम नीतीश भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। बड़ी जानकारी और उसके लिए जो सुरक्षा के तगड़े इंतजाम हैं पुलिस के द्वारा किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर अलर्ट भी यहां पर देखा जा रहा है। साथ ही साथ पूरे इलाके में सीसीटीवी से भी कड़ी निगरानी हो रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रही हैं। कार्यक्रम स्थल पर भी सुरक्षा के तगड़े इंतजाम हैं। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। बिहार में आज सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना होने जा रही है। मोतिहारी के रामायण मंदिर में सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया जाएगा और उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग भी पहुंचेंगे। 1 लाख से अधिक जो शिव भक्त हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। तो सहस्त्रलिंगम शिवलिंग की खासियत भी आपको बता दें, दुनिया का ये सबसे बड़ा शिवलिंग है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में तैयार हुआ है। स्थापना के बाद इस वक्त हम मोतिहारी के कैथवलिया में हैं। यह विराट रामायण मंदिर का परिसर है। विराट रामायण मंदिर जो है वो बन रहा है। यहीं पर आज दुनिया की सबसे बड़ी शिवलिंग की जो है वो स्थापना होनी है। तैयारी जो है वो पूरी तरह से हो चुकी है। कैमरा पर्सन निरंजन आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। 2 बड़े बड़े क्रेन मंगवाए गए हैं। इसी के माध्यम से विश्व के सबसे बड़े और भारी शिवलिंग को स्थापित किया जाएगा। आपको बता दें शिवलिंग की ऊंचाई 33 फीट है, चौड़ाई भी 33 फीट है, वजन 210 टन है। शिवलिंग के आधार पीठ की लंबाई 36 फीट है। आधार पीठ को तैयार होने में 2 साल का समय लगा है। सहस्त्रलिंगम शिवलिंग तमिलनाडु के महाबलीपुरम में विशेष रूप से तैयार किया गया है। 47 दिनों की यात्रा के बाद शिवलिंग यहाँ जो है वो पहुँचा है। बता दें आज कार्यक्रम में यज्ञ मंडप में पूजन किया जाएगा। उसके बाद शिवलिंग की पीठ पूजन कर शिवलिंग की स्थापना जो है वो की जाएगी। इस बड़े धार्मिक आयोजन को लेकर तैयारियां जो हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं आज यहाँ पर पहुँचेंगे। प्रशासन भी जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड में है।